डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है 1 एम्पियर आर इज इक्वल टू, देखो 1 एम्पियर आर, एम्पियर करंट का यूनिट है, आर टाइम का यूनिट है, तो करंट इनटू टाइम कूलम होता है, तो जिस चार्ज वी आर हैविंग तो उसकी यूनिट क्या होगी, कूलम होती है, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए सारे वैल्यू सेम है, सारे वैल्यू सेम है, आपको सिर्फ क्वांटिटी सही कर लेना था, ओके, क्वांटिटी सही कर लेना था। करंट into time, that is charge, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। सो सिंपली हियर दिस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ओके। अगर वो ऐसा करता कि भाई यहाँ पे कूलम का यूनिट ही रखता लेकिन अलग अलग वैल्यू देता, सो इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट दिस वन। तो क्या होता है, ये 1 एम्पियर इनटू ये 1 आर मतलब कितने सेकंड होगा, सो 3600 सेकंड। सो ये 3600 एम्पियर सेकेंड, इस एम्पियर सेकेंड को ही क्या बोलेंगे हम, कूलम बोलेंगे, ओके। एम्पियर सेकेंड ये जो यूनिट बनेगी ये क्या है, दैट इज वी आर हैविंग कूलम, ओके। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। So dear student, next question है, if the electric current through an electric bulb is 3.2 ampere, the number of electrons flow through it in 1 second। देखो यहाँ पर फिर से क्या है, आपको जो है ना करंट दे रखा है, ओके, इट इज गिवन दैट करंट I, ओके, विल राइट दिस करंट इज इक्वल टू, ओके। चलिए हम इधर से सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे दिस I is given as 3.2 एम्पियर और आपको टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। अब यहाँ पे क्या पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो है हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको नंबर निकालना है, तो हमने Q इज इक्वल टू एन ई पढ़ा, सो N इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई E। तो ये जो Q निकालना होता है जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होती है, तो Q हम इस बेसिक फॉर्मूला जो रहेगा क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन रहेगी उससे निकालेंगे, I इंटू टी। I कितना है 3.2, करंट टाइम कितना है 1 सेकेंड, सो दिस इज 3.2 कूलम, ओके। सो ये जो है चार्ज हो गया। अब आपको नंबर पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे चार्ज कितना आ गया 3.2, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -2। ये जो फ्रैक्शन है इनको हटा दो, ओके, सिंप्लीफाई कर लो आप। तो ये अगर हमने इनको कैंसिल कर दिया, सो यू विल गेट 32/16, ओके, 32/16 इंटू, सॉरी 16 इंटू ये 10 की पावर -19 है, तो ऊपर जाके 10 की पावर +19 हो जाएगा। सो आंसर विल बी सिंपली 2 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, सॉरी 19 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। चलिए देख ले आप, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम आगे बढ़ेंगे, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। चलिए पॉज करके आप कॉपी कर ले पहले इसको। चलिए ये वाले क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन था ये। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पर, देख लें, 2 इंटू 10 की पावर 19, सॉरी हमने टिक नहीं किया, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए पॉज करके आपने कॉपी कर लिया होगा। चलो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसको रब कर देते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, ओके, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज v, ओके, व्हेन ए करंट इज फ्लोइंग इन इट, ओके, क्या बता रहा है, v when a conductor, sorry when a current I is flowing through it, okay, या flowing in it, if both the radius and current are doubled then drift velocity will be। अब क्या बोल रहा है, करंट और जो है रेडियस जिस, ओके, कंडक्टर से जा रहा है उन दोनों को अगर डबल कर दे, उन दोनों को अगर डबल कर दे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी। अब देखिए सिंपली यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हमें पता है करंट के फॉर्म में, ओके, क्या होता है चलिए बताएं,
यस, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, क्या लिखते हैं हम? ओके, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, या आप उसी से वी डी के लिए लिख लो। तो यहाँ पे अगर मैं पहले बेसिक जो हमको फॉर्मूला, हम जनरली ये याद रख लेते हैं, आई इज इक्वल टू एन ई ए और ये v, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। तो यहाँ vd को क्या बोला उसने? सिंपली v बोला है, ठीक है, v रखेंगे। सो दिस v इज इक्वल टू i अपॉन एन ई ए। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो करंट है, ओके, अब ये n तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम n को हटा देंगे, ठीक है, ये करंट को डबल कर रहे हैं और ये जो है एरिया, एरिया में क्या बता रहा है? रेडियस। चलो इसको फिर से लिखते हैं ठीक से, I इज इक्वल टू एन ई, ए को क्या लिखेंगे? पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। चलिए इस तरह से हो गया। अब आप क्या करें, इसमें से जो कांस्टेंट है ना उसको हटा के प्रोपोर्शनलिटी में ला लें। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे v इज प्रोपोर्शनल टू आई डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, आई डिवाइड बाय आर स्क्वायर। देखो, इफ बोथ रेडियस एंड करंट आर डबल्ड, ओके, अब यहाँ पे दोनों चीजें बोला है, कंडक्टर वही है, ठीक है, लेकिन उस कंडक्टर का रेडियस हमने डबल कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? v2 बाय v, रेशो ले लेंगे प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा? दैट विल बी i1 बाय r1 स्क्वायर, सॉरी i2 बाय r2 स्क्वायर, ठीक है, i2 बाय r2 स्क्वायर। चलो इसके हिसाब से थोड़ा सा हम बड़ा लिखेंगे, क्लैरिटी रहे दिखने में। तो ये लिखा हमने, दिस इज वी आर हैविंग i2 बाय ये r2 स्क्वायर। नीचे क्या लिखेंगे? सो दिस विल बी i1 अपॉन r1 स्क्वायर। तो इसको आप ठीक से लिख दो। सो दिस विल बिकम i2 बाय i1 इंटू ये r1 स्क्वायर डिवाइड बाय r2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। v2 by v1, ओके, दिस v2 by v1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ये i2 क्या हो गया? i2 इज डबल, ओके, i2 क्या हो गया? डबल हो गया। तो सिंस i2 इज डबल ऑफ प्रीवियस करंट, ओके, पहले वाले केस में जो था, तो उसको लिख दिया हमने 2i1। i2 कितना हो गया? 2i1। चलो यहाँ लिखता हूँ, दिस i2 इज इक्वल टू 2i1 और r2 इज इक्वल टू 2r1, ये क्लियर है ना हमको, ठीक है, डिवाइड बाय ये i1 इनटू, अब देखो ये दोनों का स्क्वायर है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? r1 बाय r2 होल स्क्वायर, हम ऐसा लिख सकते हैं। चलो एक बार रिपीट कर लेता हूं, ये ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है, ये i1 कैंसल, यहाँ पे 2 बचा, r1 डिवाइड बाय 2r1 ये होल स्क्वायर। तो r1 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 इंटू, देखो यह 1/2 अभी बचा है, 1/2 का स्क्वायर, इसको मिस नहीं करना। तो 2 इंटू 1/4, so that will be 1/2, so v2 by v1, ओके, v2 by v1। तो अब फाइनल स्टेप क्या लिखोगे आप? दिस v2 इज इक्वल टू, ये v1 उधर चले जाएगा, v1/2, या इसी को लिखेंगे हम v/2। v1 क्या है? v दे रखा है। चलिए हम चेक करते हैं कि ये पूरा कवर हो रहा है क्या, आपको नजर आ रहा है? यस, क्लियर है, आपको नजर आ रहा है, ओके। चले, सो दिस इज v/2, तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है यहाँ पर? यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ओके। चलिए आप पॉज करके आप कॉपी करें, हम जो है आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, आप पॉज करके कॉपी कर लें। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया है? यस, देख लें आप, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम इसको रब कर देंगे, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए, ओके, सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है? करंट फ्लोज थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन increases in the direction of the current if we move in this direction, okay। अब देखिए यहाँ पर, ओके, चलिए इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूं। अब आप यहाँ देखो क्या बोल रहा है? करंट फ्लोज थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर, यहीं पे बताते हैं। चलो यहाँ पर ये एक मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, चलो ये मेटालिक कंडक्टर हम बता दिए,
whose area of cross section increases। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आगे की इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या बोल रहा है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ रहा है, कैसे, ओके, इंक्रीजेस, ये ऐसे बढ़ते जा रहा है। चलो ये ऐसे बता दे, ये बढ़ते जा रहा है आगे की तरफ। सबको क्लियर है? ये जो है ना, यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ये वाली डायरेक्शन में क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता चला जा रहा है। तो यही तो बोला है उसने क्वेश्चन में, whose area of cross section increases in the direction of current if we move in this direction। अगर हम in this यही डायरेक्शन में अगर आगे जाते हैं तो अब आपके पास ऑप्शन दिया है the current will increase, ओके, द करंट विल डिक्रीज, करंट विल इंक्रीज। ये पहले दो ऑप्शन देखो, कंडक्टर वही है, जितने नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से इंटर हो गए उतने ही इलेक्ट्रॉन तो यहां से लीव हो गए, सो देयर विल बी नो चेंज इन द करंट, ओके, करंट चेंज नहीं होगा, कंडक्टर तो वही है, ठीक है ना। सो इसका मतलब यहां से जितने इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे हैं उतने ही लीव हो रहे हैं, तो ये जो करंट है ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली करंट विल बी कांस्टेंट, ओके। आगे पूछा द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज, नेक्स्ट लिखा द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज। अब देखिए ये जो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे आप इसको समझे, देखो ये बहुत कंसेप्टिव पॉइंट, ओके, इसको आप याद रखें अच्छे से। क्या है फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू हम लिखते हैं एन ई ए, ये वी डी, ठीक है। अब हमको ये वीडी और आई को रिलेट करना है, ये तो कांस्टेंट बता दिया मैंने, ठीक है। वीडी इज इक्वल टू ये आई अपॉन एन ई ए। अगर करंट कांस्टेंट है, ओके, यहाँ पे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करने की कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं, इसका मतलब करंट कांस्टेंट है। तो ये जो टर्म्स है ऑल दीज आर कांस्टेंट, सो वी कैन राइट वीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। वीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब क्या है, अगर एरिया बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगी, अगर एरिया बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं एरिया बढ़ता जा रहा है, दिस इज एरिया A1, दिस इज एरिया A2, आगे की तरफ एरिया बढ़ता जा रहा है, तो एरिया बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है सबको, ओके। कंसेप्टिव क्वेश्चन था, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन मतलब जो है न्यूमेरिकल नहीं था, कैलकुलेशन नहीं है, सिंपली कंसेप्ट बेस्ड है, तो कंसेप्ट को हमने यहां समझ लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे हमने ये डी ऑप्शन करेक्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए कंडक्टिंग वायर, ओके, ये कंडक्टर वायर, जो भी थोड़ा सा शायद वर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर ले सकते, ठीक है, हैविंग 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 10⁻29 per meter cube, carries a current of 20 ampere. If the cross section of the wire is 1 millimeter square, then the drift velocity of the electron will be। अब देखिए यहाँ पर आप जो है ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे फिर क्वेश्चन पूछा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू I अपॉन ये एन ई ए, ठीक है। सो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन, ओके, ये क्या है, डेंसिटी दे रखी है। तो हम जो है ना, ये जो स्मॉल एन है ये नंबर नहीं होते, ठीक है ना, ये क्या होता है, एक्चुअली डेंसिटी होती है। तो कितना है, ये एन की वैल्यू दे रखा, सबसे पहले दे रखा 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोला, क्योंकि करंट फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही फ्लो होता है, ओके। फ्री इलेक्ट्रॉन ही जो है ना कंडक्शन के लिए जो है पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं की वजह से कंडक्शन होता है। किसी और इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में फिक्स्ड होते हैं उनकी वजह से करंट फ्लो नहीं होता है। जो फाइनल ऑर्बिट, लास्ट वाला जो ऑर्बिट होता है, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं, वो जब फ्री होते हैं तो उनकी वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है। चले, तो यहाँ पे n की वैल्यू दे रखा है 10⁻29, E का वैल्यू दे रखा है, नहीं भी दिया तो हमें पता रहना चाहिए, ओके, 1.6 × 10⁻−19 कूलम।
चले उसके आगे करंट दे रखा है, सो आई इज इक्वल टू 20 एम्पियर। और क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है ए इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 इंटू मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दे 10 की पावर -3 मीटर, उसका स्क्वायर तो 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आप कर लो। चलिए अब सारी चीजें यहां रखें। सो दिस VD इज इक्वल टू आई कितना है 20 डिवाइड बाय n की वैल्यू ये जो 10 की पावर 29 इंटू उसके बाद E है 1.6 इंटू 10 की पावर ओके कितना ये तो ये सॉरी -19। उसके बाद ये जो है एरिया कितना है तो 10 की पावर -6। अब वर्कआउट कर लो, ये -19 ये -6 तो -25 कितना हो जाएगा -25 और ये कितना है ये है 29 ठीक है। तो ये 25 माइनस का प्लस का 29 तो नीचे कितना बचेगा ये 20 डिवाइड बाय 1.6 नीचे बच जाएगा 10 की पावर +4 तो ऊपर जाके ये 10 की पावर -4 हो जाएगा ओके -4 हो जाएगा ठीक है। अब ध्यान भी दे ये जो यूनिट है ना वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड SI यूनिट है तो यहाँ पे सारी चीजें SI यूनिट में कर लेना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको सेंटीमीटर पर सेकंड में भी दे सकता है तो आप केयर कर लेना। फाइनल आंसर लिखने से पहले जिसमें आंसर ऑप्शन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर ले। चलो यहाँ पे तो सिंपल हमने सारी चीजें कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -3। देखो 20 को 2 इंटू 10 की पावर 1 लिख के ये पावर को कम कर दिया। अब यहाँ पे ये 2 डिवाइड बाय 1.6 देखो मैंने आपको बोला है 1.6 को अच्छे से समझ लो याद रख लो 1.6 को क्या लिखना 8/5 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस VD इज इक्वल टू ये 2 डिवाइड बाय इसको मैंने लिख दिया 8 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 की पावर -3 5 ऊपर चला गया 10/8 इंटू 10 की पावर -3 तो 10/8 5/4 5/4 यहाँ डायरेक्टली देखो चलो यहाँ पर भी देख ले सकते थे आप 2 डिवाइड बाय 1.6 2 से छोटे वाली थोड़ी वैल्यू है ओके तो 1 से थोड़ा बढ़ के आंसर आना चाहिए था तो सारे ऑप्शन में 1 से बढ़ के इसको मैच कर लेते आप 10 की पावर -3 का है हाँ यहाँ है उसके साथ 1 से थोड़ा बढ़ के आंसर ये दोनों में देखो ये 6 है ये तो बहुत ज्यादा है 1 से थोड़ा बढ़ के ये ऑप्शन था तो आप यही से डायरेक्ट बता सकते थे। जिसको लेकिन और क्लैरिटी चाहिए तो ये मैंने बता दिया 10/8 मतलब 5/4 5/4 मतलब सवा हो जाएगा 1.25 so here you will get the answer 1.25 into 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। so this B is the correct option ओके बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए आप पॉज करके आप कॉपी कर लें। चलिए कर लिया आप लोगों ने कॉपी, चलो हम रब करते हैं इसको। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल ये जो है ना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फॉर्मूला था उसी के ऊपर था। आपने अगर फॉर्मूले आपको याद है ठीक से तो उसमें सिर्फ पुट करना था और फाइंड आउट मतलब सिंपली कैलकुलेशन बेस्ड ये जो है एग्जाम्पल था। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये VD पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये तो सिंपली मोबिलिटी का फॉर्मूला बन गया। देखो मोबिलिटी ओके म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E लिखते हैं। मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो VD अपॉन E वही तो बोल रहा है तो सिंपली ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ठीक है। चलो चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम। सो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दे रखा है ए नाइक्रोम वायर ओके ए नाइक्रोम वायर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 मिलीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन carries a current of 4 ampere when connected to a 2 voltage storage battery
सिंपली समझो ये बैटरी चार्ज को स्टोर करती है, इसलिए यहाँ पे वर्डिंग इस तरह की यूज की है, स्टोरेज बैटरी, ठीक है। द रेजिस्टिविटी ऑफ द नाइक्रोम इज, ओके, द रेजिस्टिविटी ऑफ द नाइक्रोम इज। अब देखिए हम यहाँ पर जो है ना, जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया, लेंथ दिया है, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर दिया है। क्या दिया है? ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। अब देखिए क्वेश्चन में बहुत छोटा सा मतलब जो है ना एक ट्विस्ट या कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। अब हमको वो समझ में आना चाहिए, वो हमको क्लियर होना, ठीक है। अब क्या क्या यूज किया है, तो देखो ज्योमेट्रिकल जो पैरामीटर वो दिया है, तो आपको रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो पता होना। क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? दिस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमको रेजिस्टिविटी पूछा, तो चलो पहले रेजिस्टिविटी यहां से निकालो। क्या होगा? तो ये हो जाएगा R इंटू ए डिवाइड बाई एल। तो एरिया तो दे रखा है, देखो कहां दिया है, ये वाला 1 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, और क्या दे रखा है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, दोनों भी दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं ये लेंथ दे रखा है कितना, 50 सेंटीमीटर। सो आई कैन राइट दिस इज एज 0.5 मीटर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है कि भैया जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना है, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। सो दैट वी कैन हैव 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ये आपको क्लियर होना, तो भैया आपने इसको जो है ना कन्वर्ट करके लिखना, मिलीमीटर 10 की पावर माइनस 3 मीटर उसका स्क्वायर, तो 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 6। चले एरिया भी है ये, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं दिया है, तो रेजिस्टेंस ही आपको पता करना है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन उसके लिए दिया, क्या दिया, एक कैरीज सॉरी यहाँ दिया उन्हें कैरीज ए करंट 4 एम्पियर, ओके, कब, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 2 वोल्ट बैटरी। तो वोल्टेज दे रखा है, तो मतलब यहाँ पे आप ओम्स लॉ के थ्रू पहले रेजिस्टेंस पता कर लो, V बाई आई। क्लियर है सबको? R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई होता। तो R विल बी इक्वल टू ये 2 डिवाइड बाय कितना है करंट 4, सो दैट विल बी 0.5 एम्पियर, ओके 0.5 एम्पियर। तो ये रेजिस्टेंस आपको दे दी गई। अब आप यहां रख सकते हो, सो देयरफॉर दिस रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू R की वैल्यू आ गई 0.5 इनटू एरिया जो दे रखा है कितना 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाय जो लेंथ है वो कितनी है 0.5। देखो बहुत सिंपल सेट करके दे रखा है, ये 0.5 ये 0.5 कैंसल, और रो का वैल्यू जो आएगा, ओके, दैट यू आर हैविंग 1 इंटू 10 की पावर, ओके, ये 1, ओके, ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ओम मीटर, ओम मीटर, ये जो है उसका आंसर हो गया। तो सिंपली अगर जिसने ये R निकाल लिया उसको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्यों? तो आपको लेंथ और एरिया देख के आपको जहन में ये तो आ जाएगा कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब उसमें रेजिस्टिविटी फाइंड करना है आपको, ठीक है ना, तो रेजिस्टिविटी आर एल बाई ए हो गया। तो ये ए और एल तो डायरेक्ट दिया है, आर कहां से आपको ये इस ओम्स लॉ से यूज करके पता करना था, ठीक है। चलिए आप पॉज करके कॉपी कर लें, ओके। चलो हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। चलिए आप कॉपी कर ले फास्ट, समझ में, ओके, सबको समझ में आ गया है क्वेश्चन। चलिए आप ठीक से कॉपी कर लो, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले सॉरी ये रब कर देते हैं, चलो इसको रब कर लेंगे, आपने कॉपी कर लिया है तो। सो ऑप्शन कौन सा है, तो फर्स्ट ऑप्शन, ओके, यहाँ पे टिक कर लें आप, दिस वी आर हैविंग द फर्स्ट ऑप्शन, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द masses of 3 wires, ओके, ये सॉरी यहाँ पे आप इसको थोड़ा कैपिटल कर दे, ओके, द masses of 3 wires of copper wire are in the ratio 1:3:5 and the length are in the ratio 5:3:1, then the ratio of their electrical resistances।
अब देखिए ये भी जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे हम उन रिलेशन तक पहुंचना चाहिए। ओके, जैसे अगर थ्योरी लेक्चर आप देखेंगे तो हमने ये जो रिलेशन है ये जो आता है, ओके, स्ट्रेचिंग के साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि रेजिस्टेंस को हम मास के टर्म में, ओके, किस तरह लिखते हैं, इन टर्म यूजिंग लेंथ एज वेल एज एरिया आल्सो। ठीक है, तो हमने लिखा था कि भाई ये जो रेजिस्टेंस होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू, ओके, एल स्क्वायर बाई एम, ऐसे लिखा था। ओके, एल स्क्वायर बाई एम। अब देखो ये एल स्क्वायर बाई एम जो है, ठीक है, अब यहाँ पे अब ये जो है रेशो क्या दे रखा है पहले देख लो, मासेस का रेशो दे रखा है, तो ये m1 is to m2 is to m3 दैट इज इक्वल टू 1 is to 3 is to 5, और लेंथ के रेशो दे रखा है L1 is to L2 is to L3 is equal to ये 5 is to 3 is to 1। ओके, अब देखिए जनरली ये जो रेशो लेंथ और मास के लिए रिलेशन, सॉरी, लेंथ और मास के टर्म में जो रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है वो कई सारे आप मटेरियल में देखेंगे यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये समझ ले। अब जो है ना हमको ये लिखना है, रेशो लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो हमको लिखना है R1 is to R2 is to ये R3, सो दैट इज इक्वल टू, अब इसके फॉर्म में लिख दो ये L स्क्वायर बाई एम, M1 सॉरी, उसके बाद लिखेंगे L2 स्क्वायर बाय M2, और फाइनली ये L3 स्क्वायर डिवाइड बाय M3। तो अब ये L1 L2 L3 देखो, L1 ये इसके हिसाब से देखें तो ये 5 ये 3 ये 2 ऐसे, सॉरी 1, और M1 M2 M3 1 3 5, ये आप वही वैल्यू को अब यहाँ पुट कर ले। तो L1 क्या है, तो L1 5, तो 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय M1 कितना, ये 1, उसके बाद L2 को देख लो यहाँ कितना, ये 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय M2 कितना आ रहा है, ये 3 जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट L3 कितना है, ये 1 है। देखो ये ऐसे देखते चलो, 1 स्क्वायर डिवाइड बाय M3 कितना है, M3 5, ये ऐसे कर ले आप। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा 25, ये आ जाएगा 9/3, 9/3 कितना होगा, सिंपली ये 3 आ जाएगा, चलो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और ये आ जाएगा 1/5। तो ये जो ऑप्शन में हम आंसर है वो मतलब ऐसे नीचे रेशियो के फॉर्म में नहीं है, तो इसको कैसे हटाएं, तो हम सबको जो है ना 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। सो 5 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग बाय 5, चलो मैं लिखता हूँ, ये आपको लिख दिया मैंने R1 is to R2 is to R3, तो यहाँ लिखेंगे, चलो मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है R1 is to R2 is to R3 is equal to 5 into 25। चलो मैं यहाँ एक स्टेप लिख देता हूं सबके लिए, ये फिर से लिखा 5 into 3 into ये 5 into ये 1/5, तो ये कैंसिल हो गया और आपके पास आंसर आएगा 125 is to 15 is to 1। सो ये ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। अब आप देख ले इसको, बहुत सारे लोगों को जो रेशियो है ना वो 2 अगर सिर्फ टर्म्स रहेंगे जैसे R1 is to R2 तो वो थोड़ा आसानी से कर लेते हैं। ये 3 टर्म्स का जो रेशियो आ रहा है 3 लेवल पर, ओके, टर्म्स नहीं 3 लेवल का जो रेशियो है वो थोड़ा सा दिक्कत जा सकती है। तो कुछ नहीं, सिंपल हमने क्या देखना भाई, जहाँ M1 है ना तो M1 के प्लेस पे यहाँ ये M1 है तो यहाँ उसके प्लेस पे क्या है 1, डायरेक्ट वो ले लो। यहाँ पे M2 है ना, ये M2 की जगह पे 3 लेना, यहाँ M3 है तो M3 की जगह 5 लेना, आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो फाइनली ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, बाकी तो कैलकुलेशन ही है सिंपल से। ठीक है, चलो आप अच्छे से देख लो और कॉपी कर लो। चले पॉज करके आपने कॉपी कर लिया है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, हम रब करते हैं। चलो चलिए, सो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। सो होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए वायर
ओके, सो स्टूडेंट जो क्वेश्चन में दिया है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ इज डबल ऑफ द ओरिजिनल वायर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर इज। ओके, अब क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस को डबल करें। ओके, रेजिस्टेंस को डबल करें। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बेसिक पे चले जाएं, ओके, अगर हम बेसिक पे चले जाएं तो आपने जो सीखा है, क्या सीखा आपने कि भाई जो रेजिस्टेंस होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर स्क्वायर। तो ये जो है ना, ये स्ट्रेचिंग वाले जो केस है, स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन, जो कंप्रेस कर रहे हैं आप, वो वाले केस में होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये चाहे तो हम दो स्टेप लिखकर कर सकते हैं, यहाँ पे उन्हें लेंथ के हिसाब से दिया, ठीक है ना। तो लेंथ के हिसाब से वर्कआउट करें तो ये फॉर्मूला चलेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो ठीक है, चलो कितनी लेंथ करें, डबल कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल, आर जो न्यू होगा, ओके, दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर ऑफ आर ओल्ड। ओके, तो ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर पहले कितनी थी, आर थी। अब स्ट्रेच करने के बाद नई रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो सिंपल ये फॉर्मूला, ये एकदम सिंपल ट्रिक है, समझ लो। ओके, आपको जो है ना, ये जो पूरा वर्कआउट, जैसे यहाँ पे लिखता हूं मैं, हम क्या लिखते हैं भी, आर न्यू डिवाइड बाय आर ओल्ड, ऐसे लिखोगे, दैट इज इक्वल टू, अब इसके हिसाब से लिखोगे कि भाई एल न्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय एल ओल्ड का स्क्वायर, ऐसे वर्कआउट करोगे, ठीक है। तो आप उसको चेक करते चलेंगे। ओके, तो आप जो है ना उसको वर्कआउट करेंगे, भाई लेंथ कितनी होगी, डबल हो गई, तो एल न्यू को 2 लिखोगे, ठीक है। चलो ये ऐसे मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये 2l का स्क्वायर डिवाइड बाय ये l का स्क्वायर, इस तरह से आप वर्कआउट करके फाइंड आउट करोगे। बट ये इससे जो है ना, ये थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेगा, बट एनीवे करेक्ट आएगा आंसर। वैसे ये वाला, ये जो लेवल का क्वेश्चन है उसमें उतना भी टाइम, आई थिंक यू विल डू इन 1 मिनट, बट हमको 1 मिनट में हो जा रहा बोल के हम खुश नहीं होना ना भाई, हमको कहीं और पे टाइम तो लग यूज हो सकता है ना कोई और क्वेश्चंस में। तो देखो, ये इस तरह करने के बजाय आप क्या करो, ये वाला जो मेथड है इससे करते जाओ। स्ट्रेचिंग आया, लेंथ कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, लेंथ के हिसाब से बता, लेंथ कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, तो आप क्या ले लेने का, आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो इसमें एन क्या है कि भाई कितने टाइम्स वो रेजिस्टेंस हो गई, तो यहाँ पे क्या कर दिए, डबल करें। डबल का मतलब ये क्या है, डबल बोले तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स हो गए। डबल का मतलब क्या होता है, ये है डबल, डबल मीन्स ट्वाइस, 2 टाइम्स। अच्छा, अगर हाफ करें तो 1/2 लिख देने का, खत्म, समझे। अगर हाफ बोला तो क्या करेंगे, कंप्रेस करें, ऐसे कंप्रेस करके आधी कर दिए लेंथ उसकी, पहले वाले से, पहले जितनी थी उसकी हाफ कर दिए, तो आप एन की वैल्यू को हाफ ले लो, समझ में आ रहा है। तो बस इतना रखे तो आपको आंसर ठीक से आ जाता। चले अभी यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या था, डबल किए हैं, डबल का मतलब 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो आर न्यू इज इक्वल टू, ओके, आर न्यू इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर ये n की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर इनटू ये r ओल्ड को r बोला है, तो सिंपली 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ r, इसका मतलब ये बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बी ऑप्शन कैसा है, करेक्ट है, ठीक है। क्लियर है सबको। चलिए, तो हमने जो है, आप कॉपी कर लें इसको। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल, देखो सिर्फ ये एक ही स्टेप में आपका आंसर है, ठीक है, एक ही स्टेप में आपका आंसर है। ऐसा करेंगे तो फिर आप जो है ना अभी और ये जो है इसको कट करोगे, फिर आगे जाके लिखोगे, ठीक है। सो एनीवे वो भी सिंपल है, लेकिन ये आपका टाइम सेव करेगा, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द नीट एग्जामिनेशन। आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें यही बहुत इंपॉर्टेंट कि आप टाइम सेव करें विद एक्यूरेसी। तो ये मेथड में कोई गड़बड़ नहीं है कि आप जो है ना, आपसे मिस्टेक हो जाएगी, भाई एक आसान तरीका बता रहे हैं, ओके, आसान तरीका बता रहे हैं कि भाई हाँ इस तरह आएगा, ठीक है। चलो, आपने कॉपी कर लिया तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, सो बी ऑप्शन करेक्ट है, इसको हम रब कर देते हैं। चलिए जस्ट चेक करते हैं हम, ये रेड क्लियरिटी के साथ नजर आ रहा है ना आपको, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं।
ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ओके क्या दिया है क्वेश्चन देख लीजिए आप। A material B has twice specific resistance of A. A cylindrical wire made of B has twice the diameter of wire made of A. Then for the two wires to have the same resistance, the ratio of their respective length must be. Okay? देखिए चलिए इसको इस क्वेश्चन में जो लिखा ठीक से थोड़ा सा चेक कर लेंगे। ओके देखो क्या लिखा है। ओके चलिए हम क्वेश्चन चेक करेंगे। ओके चलिए क्वेश्चन जो है हमने देखा है। ओके सो अब देख क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ओके फिर से हम रीड कर रहे हैं, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। ए मटेरियल बी, ओके डियर स्टूडेंट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको फिर से हम गौर से पढ़ेंगे। अ मटेरियल बी, ये ए और बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आप गौर से, ये जो है ना हम ये आर्टिकल हो रहा है, यहाँ पे आर्टिकल बोल के यूज हो रहा है, ठीक है। ए मटेरियल बी हैज ट्वाइस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए, ये एक दूसरा वायर है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पहले मैं लिख देता हूं कि ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओके बी की है, रो बी इज इक्वल टू रो ए। देखो ये जो पहला सेंटेंस था वो ये था, ठीक है, क्लियर होगा आपको। ए सिलेंड्रिकल वायर मेड ऑफ बी हैज, ओके चलो यहाँ पे ये जो बी है ना ये ऐसा होना चाहिए था, बी okay a cylindrical wire made of B has twice the diameter of the wire made of A। अब देखो जो डायमीटर है ना, ये सॉरी रेडियस नहीं डायमीटर बोल रहा है, तो डायमीटर ओके हम D से रिप्रेजेंट कर दो, सो डी बी इज इक्वल टू ट्वाइस, अच्छा यहाँ पर भी ये ट्वाइस लिखना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ रो ए, ये ट्वाइस ऑफ डी ए। ओके डायमीटर, यहाँ डेंसिटी नहीं है, क्या है डायमीटर। चले then for the two wires to have the same resistance, अब दोनों वायर की रेजिस्टेंस सेम होना, तो बताओ उनके लेंथ की रेशो कितनी होनी चाहिए, ये पूछा है। अब देखो यहाँ पे हमको पूछा है कि टू हैव द सेम रेजिस्टेंस, ठीक है, देन फॉर द टू वायर्स टू हैव द सेम रेजिस्टेंस, ओके तो यहाँ पे देखिए ओके जो वायर्स दे रखे हैं इनकी जो रेशियो रहेगी, ओके तो यहाँ पे पहले किस वायर का डिस्कशन किया था हमको, ये बी का, तो हमने जो है ना देखो यहाँ पे थोड़ा ये जो है ना इंफॉर्मेशन एकदम से क्लियर नहीं है, ठीक है। अब हम एल ए बाय एल बी फाइंड करना, क्या एल बी बाय एल ए, तो हम यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई ये एल बी बाय एल ए फाइंड करेंगे, एल बी बाय एल ए, क्यों, तो उसने यहाँ पे डिस्कशन में पहले बोला कि भी एल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल बी, सॉरी रो बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रो ए, डी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी ए, तो मतलब पहले उसने बी वाले वायर की बात की, इसलिए लेंथ भी हम पहले बी वाले की लिखेंगे, ठीक है। कोई ये सोच सकता है कि सर एकदम क्लियरली मेंशन नहीं किया, बिल्कुल सही है, एकदम क्लियरली नहीं बोला है, लेकिन क्वेश्चन में जो सीक्वेंस दिया है बताने में उसके हिसाब से एल बी बाई एल ए ये पता करना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो पहले हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे दोनों के लिए, क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, तो रेजिस्टेंस आर ए इज इक्वल टू रो ए एल ए डिवाइड बाय, ओके हम एरिया लिखते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे जो है ना पहले जनरल फॉर्मूला ये नजर आ रहा है सबको, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो ये लिखेंगे आप रो एल डिवाइड बाय ए को क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की जगह क्या लिखोगे डी बाई टू होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रो एल ये पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। हमने जो है ना डायमीटर के फॉर्म में लिख दिया, तो आपको ये फॉर्मूला ये यूज करना पड़ेगा, तो यहां मैं लिखूंगा ओके दिस विल बी, ओके अच्छा अब यहाँ पे जो है ना इसको समझो आप, एक और चीज बताते हैं, ओके अब देखो ये जो रो है, ओके रो भी अलग है, ये कांस्टेंट, सिर्फ इतना कांस्टेंट है, ठीक है ना। चलो लिखते हैं, पूरा लिख देते हैं, कोई मसला नहीं, आप चाहे तो आप लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू रो एल बाय डी स्क्वायर लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम पूरा लिख देंगे, चलो आर ए इज इक्वल टू ये रो ए ये एल ए डिवाइड बाय ये पाई बाय 4
इनटू ये डी ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से ये आर बी इज इक्वल टू रो बी, ये एल बी डिवाइड बाय, ओके, एल बी डिवाइड बाय ये पाई बाय 4 ये डी बी स्क्वायर। अब क्या करें, आर बी बाय आर ए रेशो ले लो, क्या करेंगे हम, आर बी बाय आर ए, ठीक है ना। चलो तो हमने ले लिया ये आर बी बाय आर ए, ओके। या आप ये लिखेंगे कि भाई इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, ठीक है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस सेम होना बोल रहा है, देन फॉर द टू वायर्स हैव द सेम रेजिस्टेंस, मतलब आर ए इज इक्वल टू आर बी है, सिंस यहां लिख देते हैं हम आर ए इज इक्वल टू आर बी, तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। तो मैं ये वाला टर्म लिख देता हूं, रो ए ये एल ए डिवाइड बाय ये पाई बाय 4 ये डी ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रो बी ये एल बी डिवाइड बाय, ओके, पाई बाय 4 इंटू डी बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे टर्म कौन से कैंसिल होंगे, तो ये दोनों कैंसिल, ये पाई बाय 4 ये पाई बाय 4 कैंसिल, ठीक है, पहले सिंपल। इसके बाद क्या करेंगे आप, रो ए एल ए ये ऐसे रहने दो, रो ए ये एल ए डिवाइड बाय ये डी ए का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रो बी कितना है, तो 2 रो ए, देख लो यहाँ पे, इनटू ये एल बी एज इट इज रहने दो, और यहाँ पे डी बी कितना है, तो 2 डी ए, ओके, तो 2 डी ए होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे डी बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, ओके, डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डी ए होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4 डी ए स्क्वायर। चलो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूं, तो 4, ओके, डी ए स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, देखो ये डी ए स्क्वायर और डी ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और ये हमने क्या लिखा, ये रो ए, चलो रेड कलर से कट करते हैं, सो दिस इज रो ए एंड दिस इज रो ए कैंसिल, ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4। अब आप थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए यहां देखो, ये इधर सिर्फ बच गया एल ए, इधर बच गया एल ए, इधर क्या बचा, एल बी बाय 2 बचा, क्या बचा, एल बी बाय 2 बच गया, कितना बच गया, एल बी बाय 2। अब देखो ये जो है ना, यहाँ पे एल बी बाय 2 है, हमको क्या रेशो चाहिए, एल बी बाय एल ए, तो आप क्या करो, इसको उधर लेके जाओ, सो देयरफॉर ये जो एल बी डिवाइड बाय ये एल ए हो जाएगा, दैट विल बी 1 बाय 2, कितना हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर लेके जाएंगे तो 2 हो जाएगा, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, तो यहाँ पे आप क्या करें कि भाई ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ओके, दिस इज द करेक्ट वन, 2 बाय 1, ओके, मींस 2, ठीक है, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, बट इट इज सिंपल वन, ओके, आप फ्लो से आप जाएंगे, सो यू कैन डू इट। क्लियर है सबको, ओके। इसने जो है ना रेजिस्टिविटी और जो डायमीटर है उनका रिलेशन दे रखा था, बेसिक जो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का इसी से हमने वर्कआउट किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, पॉज करके आप कॉपी कर ले, ठीक है, चलो कॉपी कर लिया आपने, रब कर देते हैं। सो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन आसान ही था। चलिए अगर कुछ डिफिकल्टी रही आप जो है कमेंट कर दें, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन दिया है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग, ओके, रेजिस्टेंस ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग वायर इज 10 ओम, ओके, सॉरी यहाँ थोड़ा ये गलत हो रहा है, ठीक है ना, इसको आप जो है ना ऐसा कर लो, ठीक है, इज 10 ओम, ओके, रेजिस्टेंस दे रखा है तो वहां पे एस, ओके, दैट इज नॉट करेक्ट, वो सिंबल आना था, ठीक है। इट्स लेंथ इज increased by 25% by stretching the wire uniformly, then the resistance of the wire will be। अब देखो यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस है, ओके, रेजिस्टेंस आपको कितनी दे दिया है,
10 ओम दिया है। अब कैसे स्ट्रेच करें उसको, कितना स्ट्रेच करें, 25% स्ट्रेच कर लिए। तो पहले जितनी थी उनकी लेंथ, ओके, अब वो कितनी लेंथ होगी, ओके, सो एल न्यू जो होगी वो आपको समझ में आना चाहिए। 25% स्ट्रेच कर दिए, पहले 100 थी अब 125, मतलब ये लेंथ जो होगी ना 1.25, ओके, लेंथ कितनी होगी 1.25, सो दिस वैल्यू विल बी द न्यू, सॉरी एन रहेगी, ओके, 25% बढ़ के होगी। जैसे डबल हो गया तो 2 लिखते हैं, ये कितना हो गया 25% बढ़ के, मतलब सवा जो बोलते हैं हम 1.25। अगर किसी को ये समझ में आता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से, ओके, कम टाइम में सॉल्व करेगा। किसी को अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो आपको लिखना पड़ेगा आर न्यू डिवाइड बाय आर ओल्ड इज इक्वल टू ये एल न्यू डिवाइड बाय एल ओल्ड का ये होल स्क्वायर कर दो, ये रेशो में आ जाएगा। 1/1 लिखने के बजाय डायरेक्ट लिख दिया मैं, ऐसे भी आप लिख दो। तो आप इसको वर्कआउट कर लो, एल न्यू कितना आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको समझ में आना, पहले 10 था, 10 का 25% बढ़ गया, स्ट्रेच करे तो और बढ़ेगा ना भाई, तो 10 का 25% कितना होगा, ओके, तो जो एल न्यू है वो आपको समझ में आना, ये 10 प्लस 25% मतलब 25 डिवाइड बाय 100, ओके, आपको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना है, तो परसेंटेज को कन्वर्ट किया आपने फ्रैक्शन वैल्यू में, 25/100 इनटू ये 10, इसका 25%, तो 10 प्लस ये 2.5 हो जाएगा, आंसर विल बी 12.5। तो इस तरह से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से आपको वर्कआउट करके सॉल्व करना पड़ेगा तो आएगा। लेकिन मैंने जैसे बोला कि कितनी होगी लेंथ उसकी, ये आपको समझ में आना, तो आपको यहाँ पे क्या करा, उन्हें आसान वाला नहीं दिया, डबल बोल के, डबल बोले तो ट्वाइस, 25% इंक्रीज हो गया, तो यहाँ आपको समझ में आना कि अभी अब पहले 1 था होगा, तो अब 25% ज्यादा मतलब 1.25 हो गया, कितना हो गया 1.25, तो यही n की वैल्यू रहेगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे, आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड, ओके, आर ओल्ड, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे भी वर्कआउट कर लो, ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ, 12.5 डिवाइड बाई 10 ये स्क्वायर, इससे आपको वैल्यू आर न्यू बाई आर ओल्ड आ जाएगी। अब आप उसको वर्कआउट कर ले सकते, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है ना इसको वर्कआउट कर लो, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ता हूँ मैं, यहाँ पे आसान जो सिंपल है कम टाइम में कर सकते वो बता देता हूँ। तो ये आपने लिख दिया 1.25 का स्क्वायर इंटू आर ओल्ड कितनी है, तो वो 10 ओम बोल दिया, चलो ये 10 लिख दिया मैंने। अब जो है ना 1.25 का स्क्वायर है, तो 1.25 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये ठीक से नहीं आएगा करने, तो क्या करना, जनरली 5/4 लिखो इसको इंटू 10, तो 5 कितना होगा 25, ये कितना होगा 16 इंटू 10, तो ये जो है ना कितना हो जाएगा 25/16, तो 25 थोड़ा सा इसको 24 के जैसा कंसीडर कर लो, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये 1.5 के करीब करीब, ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10, तो ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 15, तो 15 के आसपास देख लो, देखो थोड़ा सा बढ़ के होना था, 1.5 से थोड़ा सा बढ़ के आंसर होना, तो 1.56 जैसे यहाँ लिखा है, तो 1.5 इंटू 10 15 से थोड़ा बढ़ के, तो 15.6 ये करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से आप कर सकते हो, क्लियर है, देख लो, तो ये आप ऐसा भी वर्कआउट करेंगे तो वही होगा, ओके, ऐसा भी आप वर्कआउट करके देख लो, आपको वही आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप पॉज कर ले, पहले पॉज करके आप कॉपी कर लें, चलिए कर लिया कॉपी आपने, चलो तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखिए, टू वायर्स दैट आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स, ओके, whose specific resistances are in the ratio 2:3, comma length 3:4 and area 4:5, the ratio of their resistances is, ये एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। देखो दो अलग अलग मटेरियल है तो उनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशो, लेंथ का रेशो, एरिया का रेशो, तीनों का दे रखा है, तो यू नो दैट फॉर्मूला क्या बनता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिकल पैरामीटर के फॉर्म में।
तो अब देखिए ये जो फॉर्मूला है हम इसको जो है रेशो के फॉर्म में, दो अलग अलग वायर से तो दोनों की रेजिस्टेंस, तो आप लिख दो ये जो है ना R1/R2, ठीक है, R1/R2 दो वायर्स ले लिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ ये ρ1 L1/A1, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूं मैं, ये जो है A1। उसके बाद ρ2 L2 डिवाइड बाय A2। तो इसको थोड़ा सा ठीक से लिखो, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिमिलर रेशियो लिख दो, ρ1/ρ2 L1/L2, और ये A2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो ये एक्चुअली A2/A1 हो जाएगा। अब लिख दो, हर एक की रेशियो दे रखी है उसने, तो पहले क्या है देखो, स्पेसिफिक मटेरियल, ओके, specific resistances are in the ratio 2/3 into लेंथ की रेशियो 3/4 into, अब देखो फ्लो में 4/5 नहीं लिख देना, ये A1/A2 है, यहाँ पे A2/A1 है, ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5/4, तो यहाँ पे लिख दो सिंस A1/A2 इज इक्वल टू, ओके, या A1 ऐसा लिखो, A1 is to A2 is given as 4 is to 5। अब यहाँ थोड़ा गलती नहीं हो जाना, ठीक है, यहाँ पे A2/A1 उल्टा होता है, ठीक है। अब वर्कआउट कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगी आपकी 5/8, ओके, ऊपर से 5 बचा, 2 into 4 8, तो ये R1/R2। तो इससे क्या होगा, रेशो लिखना है तो ऐसे लिख दो, R1 is to R2 is equal to 5 is to 8, so this is we are having the correct answer। तो देख लो कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है, 5 is to 8, so this one will be the correct answer, सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ओके, चलिए आप पॉज कर लें और कॉपी कर लें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम रब करेंगे। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, देखो किस तरह क्वेश्चन बन सकता है, एक एक दो दो ये आपको आने ही चाहिए, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1 kg ऑफ कॉपर इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ 1 millimeter diameter and a wire of 2 millimeter diameter, the resistances of the wire will be in the ratio, ओके। अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का रेशो पूछा है उसने, ओके, रेजिस्टेंस का रेशो पूछा है। अब यहाँ पे आपको मास गिवन है, ओके, मास गिवन है, तो आपको जो है यहाँ पे एरिया के लिए आपको डायमीटर दे रखा है, ठीक है, डायमीटर दे रखा है, तो यहाँ आप जो है जो एरिया है उससे वॉल्यूम और एरिया यूज करते हुए, ओके, वॉल्यूम और एरिया यूज करते हुए आप लेंथ पता कर सकते हैं, ओके, यू कैन फाइंड द लेंथ, ठीक है, आप यहाँ पे जो है ना लेंथ पता कर लें, ओके। चलो चलिए, सो हम जो है यहाँ पे R इज इक्वल टू ρL/A, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेंथ नहीं दिया है, वॉल्यूम दे रखा है, तो आपको थोड़ा ये एडजस्टमेंट करने आना चाहिए। क्या करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, चलो मैम हम पहले वो देख लेंगे, ठीक है, कंसेप्ट पहले देख लेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना तो आसान रहेगा। देखो एरिया होना हमको, लेंथ नहीं है, लेकिन वॉल्यूम जो है ना दे रखा है ना, वॉल्यूम आ जाएगा किससे, ये जो दे रखा है, ओके, ओके, मास से हमको जो है ना वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। चलो सो ठीक है, चलो अब देखिए ये लेंथ को क्या लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज इक्वल टू V/A, क्लियर है सबको, ओके, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, एल की जगह पे हम लिख सकते हैं V/A होल डिवाइड बाई A, मतलब रो V डिवाइड बाई A, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब देखो ये जो वॉल्यूम प्रोपोर्शनलिटी देखो, कॉपर है, ओके, तो डेंसिटी
कांस्टेंट वही 1 kg ऑफ कॉपर इज ड्रॉन इनटू a wire of 1 millimeter diameter and a wire of 2 millimeter, मतलब कॉपर से ही वो वायर बना रहे हैं, तो मटेरियल कांस्टेंट है, मटेरियल सेम है, इसका मतलब ये जो डेंसिटी है ओके ये कांस्टेंट होगी। अच्छा 1 kg ऑफ वायर सॉरी 1 kg कॉपर है तो उसका वॉल्यूम बदलेगा नहीं, उसका वॉल्यूम बदलेगा क्या? नहीं। क्यों? तो देखो मास भी कांस्टेंट, डेंसिटी भी सेम रहेगी, ठीक है ना, 1 kg मास हो गया ओके, मटेरियल है तो सेम डेंसिटी, तो दोनों कांस्टेंट, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। तो 1 kg का जो वॉल्यूम आएगा कॉपर का वो कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो ये दोनों भी कांस्टेंट हो गए हैं ओके, ये दोनों भी कांस्टेंट हो गए। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, ये ए इंटू ए आपको क्या मिलेगा? ए स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं आर इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ओके। तो अब यहां से क्या लिख सकते हैं हम कि भाई दोनों वायर का रेशियो ले लो, R1 बाय R2 इज इक्वल टू, अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल को क्या लिखेंगे? A2 बाय A1 ओके होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एरिया के बजाय डायमीटर है, तो डायमीटर कैसे लिखेंगे? हमको पता है कि डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है एरिया ओके, तो हम इसी को लिख सकते हैं कि भाई ये पाई ओके। अच्छा चलो यहाँ एक स्टेप और लिख देते हैं, सिंस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं हम पाई बाय 4 डी स्क्वायर, सो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर इसका स्क्वायर। सो देयरफॉर देखो ये एरिया और डायमीटर का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है एरिया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? दिस R1 बाय R2 इज इक्वल टू ये D2 बाय D1, D2 स्क्वायर डिवाइड बाय D1 स्क्वायर। देखो एरिया टू एरिया 1 फिर इसका स्क्वायर है, याद रखो। तो रेडियस या डायमीटर ओके, ये केस में क्या हो रहा है? पावर 4 हो जा रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओके दिस विल बी इक्वल टू डी की पावर D2 बाय D1 की पावर 4 रहेगी। कितनी रहेगी? पावर 4 रहेगी। तो अब आपको यहाँ पे जो है ना ये वैल्यूज रख देने हैं दोनों भी ओके, तो आपको जो आंसर मिलेगा ओके। चले, और चाहे तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते थे, यहीं पे आप बता सकते हैं बहुत सारे कि भाई ये जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये डायमीटर की पावर 4 होता है, तो कैसे आता है? तो ये हमने बता दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई एरिया डी स्क्वायर, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर ओके, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं हम ओके, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये समझ गए। तो यहाँ पर मैं तो ना डायमीटर के फॉर्म में बता देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। तो खैर यहाँ से ये जो है ना, यहाँ देखो आप ये वाले को, सो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो ये एरिया की जगह हमने क्या लिखा? डी स्क्वायर, इसके जगह भी डी स्क्वायर, मतलब A2 है तो D2 स्क्वायर, A1 है D1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? D की पावर 4। तो सिंपली आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो रेजिस्टेंस होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाले केस में जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाता है ओके, D की पावर 4। हमने डायमीटर को कैपिटल D लिखा है, स्मॉल d भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अगर लिख दिए तो हमने R2 बाय R1, ये R1 बाय R2 को क्या लिखेंगे फिर हम ओके। अच्छा यहाँ इनवर्सली, ये गलत हो रहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो R1 बाय R2 को क्या लिखेंगे? D2 की पावर 4 डिवाइड बाय D1 की पावर 4, तो यही हमने लिखा है। चले अब जो है ना जो वैल्यू दे रखा है वो लिख दो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ओके R1 बाय R2 इज इक्वल टू, ये हो गया R1, ये हो गया R2, दैट इज इक्वल टू, सो R1 बाय R2 इज इक्वल टू D2 कितना है? तो D2 है 2 मिलीमीटर, देखो 2 मिलीमीटर, तो ये 2 डिवाइड बाय 1 दोनों सेम यूनिट है, तो 2 मिलीमीटर डिवाइड बाय 1 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट रख सकते। तो इसकी पावर 4 मतलब ये हो गया 16 बाय 1, सो R1 बाय R2 इज इक्वल टू 16 बाय 1, तो ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट रहेगा ओके। तो सिंपली देखो अगर जिसको ये समझा हुआ है वॉल्यूम कांस्टेंट अगर है, तो जैसे स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन वाला है वही वाला केस बनता है, तो उसमें ऑलरेडी पढ़ रखा है हमने, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। देखो यहाँ वापस भाई आपको जो क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से बता दिया मैंने, एक्चुअली कंप्रेसिंग या स्ट्रेचिंग वाला ही केस है। तो इसी के साथ जो थ्योरी लेक्चर आप देखे
तो उसमें आपको ये क्लियरिटी के साथ मिल जाएगा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4 रेडियस है वहां पे, या डी की पावर 4 डायमीटर है। तो अगर ये आपको डायरेक्ट याद है तो इतना कुछ वर्कआउट करने की जरूरत नहीं। अब जिसको को नहीं मालूम होता, जो पहली बार देख रहे हैं, ये क्लैरिटी नहीं है, उनके लिए बता दिया। अदरवाइज एक ही स्टेप, पहला लिखे आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी बाई 4, दूसरी स्टेप आप सिंपली ये लिख दे R1 by R2 इज इक्वल टू D2 by D1 की पावर 4, बस आंसर आ जाएगा। ओके, इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है। जो पहली बार पढ़ते हैं या जिसको पहले कुछ ठीक से अगर नहीं समझा तो उनके लिए बता दिया है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। सो जो भी कुछ अगर डाउट रहेंगे तो आप बिल्कुल कमेंट करें। ओके, सो होप यू एंजॉय दिस सेशन। ओके, ये जो भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।